ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर सबसे बड़े हमले को लेकर यह पहली बड़ी खबर अब आपके सामने, क्योंकि 12 घंटे में 30 से ज्यादा ऑयल टैंकर तबाह हो चुके हैं। ईरान की 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक की यह तस्वीर। 12 घंटे 30 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स तबाह, 3 बड़ी ऑयल रिफाइनरीज पर अटैक। अब ईरान की ऑयल रिफाइनरी को भारी नुकसान की एक और तस्वीर। ये तेहरान रिफाइनरी के फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स पर हमले को लेकर खबर है, जहां शहरान और शहर रे ऑयल रिफाइनरी में मची तबाही। तो तस्वीरें देखिए किस तरीके से इस स्ट्रैटेजी के तहत सभी ऑयल फैसिलिटीज पर हमलों को अंजाम दिया गया। ये ईरान के ऑयल फैसिलिटी पर भीषण हमले की भी तस्वीर है और 3 बड़ी रिफाइनरीज पर हमले, जहां 30 ऑयल टैंकर्स में बमबारी के बाद ये तस्वीरें सामने आई कि कैसे फ्यूल स्टोरेज कॉम्प्लेक्स तबाह हो चुके हैं। और शहरान रिफाइनरी को भी भारी नुकसान की खबर है। शहर रे रिफाइनरी में लगी आग की यह तस्वीर और शहर की सड़कों तक ये आग फैल चुकी है। वहीं इजराइल के तेल अवीव पर मिसाइल अटैक की तस्वीर। यह क्लस्टर म्यूनिशन से ईरान का वो अटैक है जहां तेल अवीव के आसमान में कई म्यूनिशन इंटरसेप्ट किए गए। देखिए तस्वीर। इजराइल पर हिजबुल्लाह के बड़े हमले को लेकर खबर, जहां उत्तरी इजराइल पर रॉकेट अटैक हुआ। 100 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन्स दागे गए। श्लोमी बोपो, श्लोमी। वहीं लेबनान पर इजराइल के विध्वंसक हमले की एक और तस्वीर। ये बैरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी, जहां कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पर पिन पॉइंट अटैक। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर बमबारी की ये तस्वीर आपने देखी। अब एक और तस्वीर, ये लेबनान में इजराइल की नॉनस्टॉप एयर स्ट्राइक के बाद सामने आई वो तस्वीर है, जहां बैरूत में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर यह हमला हुआ और बिल्डिंग में हिजबुल्लाह के बड़े बेस होने का भी दावा किया गया। हालांकि एक हफ्ते में 500 हिजबुल्लाह ठिकाने जमींदोज कर दिए गए। अब इराक में अमेरिकी दूतावास पर अटैक। बगदाद में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। सी राम के जरिए रॉकेट इंटरसेप्ट किए गए हैं। सी राम के जरिए इन रॉकेट्स को इंटरसेप्ट किया गया है और इराक में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा। वहीं खैबर पख्तूनवा में भीषण धमाके की एक तस्वीर सामने आई है और ये वजीरिस्तान के मिलिट्री बेस पर हमला बताया जा रहा है, जहां इस धमाके में 20 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा, जबकि 60 घायल। ईरान में अब ग्राउंड ऑपरेशन, और इसी वार्निंग के तहत ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर क्या बड़ी तैयारी है, यही आज की सबसे बड़ी खबर है। हालांकि ईरान के न्यूक्लियर यूरेनियम पर कब्जे की तैयारी को लेकर खबर है और यूएस स्पेशल फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन के लिए भी तैयार बताई जा रही है। हालांकि ट्रंप और नेतन्याहू की ईरान को आखिरी चेतावनी है, सरेंडर नहीं तो महाविनाश। और साथ ही सबसे बड़ी बात, ईरान के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे बड़े हमले की लगातार तस्वीरें सामने आ रही है। वो तस्वीरें आपके सामने रखें। उससे पहले बता दें, ईरान में ही नॉनस्टॉप महाविध्वंस को लेकर ये खबरें हैं, क्योंकि पश्चिम ईरान के सनंदाज में कोहराम मचा हुआ है और तेहरान की आजादी स्ट्रीट पर विस्फोट की तस्वीर। वहीं आपको बता दें, तेहरान के ही नजदीक पाक दाशत में भी बमबारी हुई है और जंजान में भी बासिज फोर्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हुई है। सेंट्रल तेहरान के रिहायशी इलाकों में बमबारी और मेराबाद एयरपोर्ट पर तबाही का मंजर। ये जो 6 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, इन्हीं तस्वीरों के आधार पर एक्सपर्ट से सवाल और एक एक डिटेल ग्राउंड रियलिटी के साथ रखेंगे आपके सामने, क्योंकि ईरान पर सबसे विनाशकारी हमलों को लेकर आज खबर है। आईआरजीसी के बासिज फोर्स बेस पर यह बमबारी और इजराइल अमेरिका की यह सबसे विध्वंसक बमबारी, जहां हमले में बासिज फोर्स को बहुत बड़े नुकसान का दावा। तो इन हमलों के बीच ये तस्वीर सामने आई है, बासिज फोर्स पर हमला ये बताया जा रहा है और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से इस पूरे इलाके का पूरा इनपुट था कि कहां पर ये बेस है, कहां पर ये इस वक्त है, और उसी को देखते हुए बासिज फोर्स को निशाना बनाया गया। अब कुछ देर पहले ईरान पर अमेरिका और इजराइल का ये डबल अटैक हुआ है। आपको बता दें, पहले बासिज फोर्स पर और फिर आईआरजीसी कैंप पर। अभी वेस्ट ईरान के अब्दानान में ये भीषण बमबारी हुई है। इजराइल अमेरिका के टारगेट पर आईआरजीसी का बेस है। इस हमले में आईआरजीसी का कैंप कैसे तबाह हुआ, देखिए तस्वीर।
चलिए, तो खास मेहमान इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं और साथ ही मिडिल ईस्ट से ही मेरे सहयोगी मनीष झा भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि अब जीडी बख्शी सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन एक्सपर्ट से सवाल करूं उससे पहले जल्द आपके पास मनीष आती हूं। आई होप यू आर सेफ। फिलहाल इस वक्त लगातार अलग अलग फ्रंट से जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें विध्वंसक प्रहार की कुछ और तस्वीरें रखने से पहले सीधा एक अपडेट आपसे लेना चाहती हूँ। बिल्कुल सुरभि, देखिए इस वक्त TV9 की टीम मिडिल ईस्ट में मौजूद है और जाहिर है कि इस बार ईरान के साथ जो अमेरिका और इजराइल की जंग हो रही है उसका पूरा फोकस मिडिल ईस्ट है। यानी कि लगातार ईरान अमेरिका के बेस पर हमला करने के नाम पर मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में हमला किए जा रहा है। लग तो यही रहा था कि कल ईरान के राष्ट्रपति के ऐलान के बाद शायद अब मिडिल ईस्ट के देशों पर हमला नहीं होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज फिर एक बार चाहे यूएई हो, सऊदी हो, कतर हो, बहरीन हो, हर जगह पर हमले हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये लग रहा है कि ये जंग का दायरा अब केवल मिलिट्री बेस से बाहर निकलकर क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच गया है, जहां पर ऑयल रिफाइनरी है, जहां पर वाटर प्लांट है। यही सबसे बड़ी मुश्किल की बात है, क्योंकि देखिए एक तरफ जहां अमेरिका कहता है कि हम ग्राउंड फोर्स भेजेंगे, वो ईरान में उनके लिए एक सुसाइडल स्टेप हो सकता है। वहां से बहुत सारे बॉडी बैग्स वापस आ सकते हैं, जैसा कि हमने इराक और अफगानिस्तान में देखा। वहीं दूसरी तरफ चिंता ये है कि मिडिल ईस्ट में भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इस तरह हमले हुए तो यहाँ की आवाम भी ये बात कहेगी कि यहाँ की सरकार अमेरिका के साथ क्यों खड़ी है। वैसे भी आवाम इन प्रिंसिपल इस चीज को पसंद नहीं करती है। तो मिडिल ईस्ट में एक नए किस्म का आने वाले दिनों में सियासत भी देख सकते हैं और ईरान की जंग कहीं उल्टे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के लिए भारी न पड़ जाए। बिल्कुल मनीष, और ये सवाल मैंने आपसे इसलिए किया क्योंकि आज की वो तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी जहां एक्सपर्ट से इन तस्वीरों के आधार पर ही आगे सवाल होगा, क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर भी तैयारी है। लेकिन हकीकत यह है कि जंग का 9वां दिन है और ईरान में नॉन स्टॉप हमले हो रहे हैं। और ये पश्चिम ईरान के सरंदाज में धमाकों से कोहराम की तस्वीर देखिए, जहां IRGC के ठिकानों पर भीषण विस्फोट हुआ है। धमाकों में IRGC का बहुत बड़ा नुकसान। अब इमाम अली बैरक पर विध्वंसक हमला, और ये भी ईरान के ही सरंदाज इलाके पर बड़े हमले को लेकर खबर है, जहां ईरान के मिलिट्री फैसिलिटी को टारगेट किया गया। कैसे तबाह किया, देखिए तस्वीर। और अब अमेरिका इजराइल के हमलों से दहले तेहरान को लेकर एक और बड़ी खबर, और तेहरान की आजादी स्ट्रीट पर सीरियल विस्फोट हुए। बासज फोर्स के ठिकानों पर भयंकर बमबारी। एयर स्ट्राइक में बासज फोर्स का बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। इजरायली एक्स हैंडल से ये वीडियो जारी हुआ है। یه دونم پشتشه یه دونم پشتشه پشتش هم زد इन तस्वीरों से साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ एयर स्ट्राइक की गई, और ये एयर स्ट्राइक बासज फोर्स के बेस पर हुई है। बासज फोर्स के ठिकानों पर भयंकर बमबारी। और आपको बता दें, बासज फोर्स जो कि लगातार ईरान की सुरक्षा और उस पर रहते खतरे का ही सामना करते आई है, और ये वो स्पेशल फोर्स है जो ईरान की आंतरिक सुरक्षा पर फोकस करते हुए ही एक बड़े लेवल पर हमलों को अंजाम देती थी। क्योंकि इसी बासज फोर्स को जिस तरीके से अब इजराइल टारगेट कर रहा है, इसी को लेकर एक्सपर्ट से सवाल करूंगी। फिलहाल ईरान में अमेरिका इजराइल के विध्वंसक हमले की एक और तस्वीर तेहरान से है, और ये तेहरान के नजदीक पाकदाशत में बमबारी हुई है। IRGC के सैन्य ठिकानों को कैसे टारगेट किया, देखिए। धमाकों में IRGC की पूरी इमारत जमींदोज हो गई। तो IRGC के और सैन्य ठिकाने जिस तरीके से अभी तक हमले होते रहे हैं, अब बासज फोर्स जो कि ईरान की एक अर्धसैनिक बल है, ईरानी सेना का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, उसके बेस को भी पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। लेकिन लगातार हो रहे हमलों के बीच एक तस्वीर जंजान में भी सामने आई, जहां ईरान के ही जंजान में विनाशक हमलों का ये वीडियो है, और ये बासज फोर्स के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक का दावा किया गया। विस्फोट में बासज फोर्स का बेस तबाह हो गया। धमाकों में कई सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है। अब इस बीच आपको बता दूं, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बख्शी सर, बासज फोर्स को क्या स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका था इस ऑपरेशन में टारगेट करना? क्योंकि अभी तक तो हम ये देखते आए हैं कि किस तरीके से IRGC के बेस अभी तक निशाने पर रहे थे। और ये सवाल इसलिए कर रही हूं सर, क्योंकि क्या सिग्निफिकेंस है इस फोर्स का? बासज फोर्स इंटरनल सिक्योरिटी फोर्स है। ये वही नाटक कर रहे हैं कि हम तो ईरान में तख्ता पलट कर देंगे। बात ऐसी है कि जब आपने खमैनी की हत्या करी तो वो तो पोप है ना शिया वर्ल्ड का, तो सारे ईरान के लोग तो आपके बरखिलाफ उठ खड़े हुए हैं।
अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि ईरान में तख्ता पलट होगा तो वो सब बकवास, महज बकवास है। बूट्स ऑन द ग्राउंड डालने की हिम्मत है नहीं, ठीक है, और ख़ासकर अमेरिका में तो बिल्कुल नहीं है। वो कोशिश कर रहे हैं कि कुर्दिस्तान के लोगों को भड़काया जाए और वो हमला करें तेहरान पे। कुर्दिस्तान के प्रोविंस से तेहरान 750 किलोमीटर दूर है। फिर वो कह रहे हैं कि जो सिस्तान बलूचिस्तान के जो सुन्नी बलूच हैं उनको भड़का के हमला कराएं, वो 1100 किलोमीटर दूर हैं तेहरान से। ये साहब ये बगैर सोचे समझे ये लड़ाई करी है और अच्छा खासा नुकसान अमेरिका का भी हो रहा है, इजराइल का हो रहा है, दुनिया का हो रहा है, भारत का हो रहा है। अब हमको साहब देखना होगा कि ये लड़ाई जल्द से जल्द ख़त्म हो, तभी दुनिया की भलाई है, भारत की भलाई है। और अमेरिका का भी नुकसान हो रहा है। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई रुकेगा, क्योंकि अब तो ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी को लेकर बात कही जा रही है। तो खाइए नुकसान, नहीं संभव है तो चाहिए नुकसान। अमेरिका का महिमा मंडन करिए, डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधिए और अपनी इकोनॉमी तबाह करवाइए। अंडरस्टूड सर। एक तस्वीर दिखा देती हूँ और ये इजराइल के हमलों से कैसे ईरान की राजधानी को दहला दिया गया उसकी तस्वीर है। पूरे तेहरान में विनाशकारी हमलों का तांडव मचा हुआ है। सेंट्रल तेहरान के रिहायशी इलाकों में ये बमबारी हुई है। विस्फोट में सैकड़ों इमारतों को भारी नुकसान पहुंचा है। अब एक और तस्वीर, और ये तेहरान एयरपोर्ट पर तबाही का वो मंजर जहां विनाशक हमलों में 16 विमान नष्ट कर दिए गए। एयरपोर्ट में चारों तरफ बिखरे विमानों के टुकड़े देखिए और किस स्तर पर इस वक्त तेहरान में हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। इसीलिए कह रहे हैं पूरे तेहरान में विनाशकारी हमलों का ये तांडव है, जहां जले हुए विमानों के मलबे से पटा एयरपोर्ट का रनवे देखिए, और ये मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला किया गया था। हकीकत यह कि जंग का 9वां दिन है। हकीकत यह कि ईरान में मची महातबाही की लगातार तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि जंग के एक हफ्ते में ही 1300 से ज्यादा लोगों की मौत को लेकर खबर है। मृतकों में 30% बच्चे शामिल है। यूनिसेफ की तरफ से यह दावा किया गया। 20 से ज्यादा स्कूल हो या 10 बड़े हॉस्पिटल, सब तबाह हो चुके हैं। तेहरान की आजादी स्ट्रीट पर सीरियल विस्फोट से हड़कंप मच चुका है। पूरे ईरान में IRGC के सैकड़ों ठिकानों पर हमले हुए हैं। सरअंदाज और पाक दाशत और जंजान में भी बेसिज फोर्स पर एयर स्ट्राइक की गई है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर हमलों में 16 विमान नष्ट हो चुके हैं। वही तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। लेकिन इस बीच लगातार हो रहे हमलों के साथ साथ बड़ी खबर यह भी है कि ईरान के जितने ज्यादा सैन्य ठिकाने हैं उनको लगातार टारगेट किया जा रहा है। अब बड़ी खबर उसी डिटेल के साथ आपके सामने, क्योंकि इन हमलों में ईरान के कई अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को नष्ट करने का दावा किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री स्टोरेज भी तबाह हो चुकी है। और विनोद सर, ये सवाल मैं आपसे करूंगी, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था कि अगर आप ईरान पर हमला करेंगे तो जाहिर सी बात है अंडरग्राउंड मिसाइल बेस आपके टारगेट पर होंगे। एयर डिफेंस सिस्टम हो या मिलिट्री स्टोरेज, उन्हें आप टारगेट करेंगे। लेकिन अब तो बड़े स्तर पर रिहायशी इलाके भी इसकी चपेट में आ चुके हैं। फिलहाल खबर है अमेरिकी हमलों में बंदर अब्बास नेवल बेस तक नष्ट हो चुका है। चाबार मिलिट्री फैसिलिटी पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। चानियाबाद एयर डिफेंस साइट में तबाही को लेकर खबर है। शिराज एयरबेस में भी तबाही का मंजर दिखा है। सैटेलाइट तस्वीरों से बड़े दावे जिस तरीके से किए गए हैं, सवाल विनोद सर उस लिहाज से कर रही हूं, क्योंकि हम शुरुआत में जब इसकी पहला दिन था तब कह रहे थे कि क्या एयर सुप्रीमेसी, एयर स्ट्राइक से आप चेंज ऑफ रेजिम कर पाएंगे। अब तो टॉप लीडरशिप का खात्मा होने के बाद ग्राउंड पर जब तक आप नहीं उतरेंगे तब तक आपके मोटिव आप हासिल नहीं कर पाएंगे, ये साफ नजर आ रहा है। और किस तरीके से तेहरान में तबाही मच रही है, बच्चों की मौत हो चुकी है, स्कूल, हॉस्पिटल सब निशाने पर है सर। बिल्कुल सुरभि जी, आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। दो चीजें हैं। पहली बात, इस पैनल में एक नहीं दो हैं मिडिल ईस्ट में। और दूसरी बात, मैं कुछ चीजें मैंने आपको देखी है इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। ईरान जो है, मेरी बात से जनरल साहब भी एग्री करेंगे, ईरान मोर और लेस कन्वेंशनल वॉर लड़ रहा है। और अमेरिका, आप देखिए, अमेरिका एक तरह से गुरिल्ला वॉरफेयर की लड़ाई कर रहा है। गुरिल्ला वॉरफेयर में क्या करते हैं, आप फील्डेड मिलिट्री फोर्स को बाईपास करके आप लीडरशिप को अटैक करने की कोशिश करते हैं ताकि फील्डेड मिलिट्री फोर्स का खात्मा कम हो, पहला एडवांटेज। और दूसरा, वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, वो है गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स। एंड अमेरिका इतना बड़ा एक देश होने के बावजूद ये गुरिल्ला वॉरफेयर की टैक्टिक्स क्यों अपना रहा है, ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब जनरल साहब देख चुके हैं।
वो है बूट्स ऑन द ग्राउंड, इनको उतारने में परहेज है। जब तक बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं उतारेंगे, आप ये जल्दबाजी में मिलाए हुए जो बसीज जैसे मिलिशिया फोर्सेस हैं, इनका काम पता है क्या है बसीज का ड्यूरिंग नॉर्मल डेज? मैं बता दूं आपको, इनका है सड़कों पे गश्त देना, मुंह में सीटी लेकर के जागते रहो बोलना। सिर्फ इनका यही काम है। आप दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, बसीज का सिर्फ इतना काम है। आप बसीज को आगे लग करके चल रहे हैं, दे आर कैनन फॉडर्स। आप जनरल साहब से पूछिए, बिल्कुल फ्लारी लैंग्वेज में आपको बताएंगे कि बसीज की कैपेबिलिटी क्या है। अब तो ये वॉर जो है, जब तक इनका फोकस, इनका डायरेक्शन मिलिट्री माइंड से नहीं और ट्रम्प के माइंड से चलेगा, इनका लगभग लक्ष्य पे पहुंचना इम्पॉसिबल है। सर, आज मैंने इस बारे में, इस पूरी प्लानिंग के बारे में बताने से पहले बसेज फोर्स को लेकर, उसके सिग्निफिकेंस को लेकर ये सवाल इसलिए किए क्योंकि अब वही डिटेल मैं आपके सामने रखने वाली हूं कि आखिर ईरान में अगर ग्राउंड ऑपरेशन की आज की ये सबसे बड़ी खबर है, तो ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर तैयारी क्या है अमेरिका की। अब यही अगली रिपोर्ट, क्योंकि ईरान में स्पेशल फोर्स हमला कर सकती है, ये रिपोर्ट में दावा किया गया। समृद्ध यूरेनियम भंडार जब्त करने की तैयारी को लेकर दावा किया जा रहा है। ईरान में घुसकर यूरेनियम जब्त कर सकता है यूएस। और ट्रंप अधिकारियों के हवाले से एक्सियोस की ये सनसनीखेज रिपोर्ट, जिसमें ये दावे किए जा रहे हैं। वहीं एक और रिपोर्ट, और उसमें दावा ये कि यूरेनियम भंडार ईरान शिफ्ट कर रहा है। इस्फहान से समृद्ध यूरेनियम ईरान हटा रहा है। इस्फहान के अंडरग्राउंड बेस में यूरेनियम भंडार मौजूद है। गैस के रूप में विशेष कनस्तरों में यूरेनियम रखे गए हैं। ईरानी सूत्रों के हवाले से न्यूयॉर्क टाइम्स की ये रिपोर्ट क्या दावा कर रही है, क्योंकि न्यूक्लियर फैसिलिटी के बेहद सुरक्षित भंडार में यूरेनियम का दावा किया जा रहा है। और मेरे सहयोगी मनीष भी इस वक्त मिडिल ईस्ट से हमारे साथ हैं। और मनीष, मिडिल ईस्ट की इस तैयारी को लेकर तो हम जून के बाद से ये चर्चा करते आ रहे हैं कि कैसे यूरेनियम शिफ्ट कर लिया जाएगा। और अगर यूरेनियम शिफ्ट करना इतना ही आसान है, तो आज के इस हालात में ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी भी अमेरिका की है। आज की सबसे बड़ी खबर है, जहां ईरान में पहली बार ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी में है यूएस, और समृद्ध यूरेनियम भंडार को जब्त अमेरिका कर सकता है। क्या वाकई मनीष ये मुमकिन है? यही होगा सवाल आपसे, क्योंकि यूरेनियम भंडार जब्त करने के लिए स्पेशल फोर्स तैयार की जा रही है। ईरान के यूरेनियम भंडार को तबाह करने के दो विकल्प की बात इस रिपोर्ट में कही गई है, जहां यूरेनियम भंडार पर डायरेक्ट एयर अटैक, ईरान के पास 60% समृद्ध यूरेनियम होने के संकेत हैं। 11 परमाणु बॉम्ब बनाने लायक समृद्ध यूरेनियम मौजूद है, यही रिपोर्ट्स में दावे किए जाते हैं। ओवर टू यू मनीष। देखिए सुरभि, सबसे बड़ा दिलचस्प बात यही है कि जो ये यूरेनियम है, ये वही चूरन है जो पहले इराक में कहा गया था कि सद्दाम हुसैन के पास वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। उसी तरीके से गद्दाफी के लिए भी कहा गया था। तो अभी अगर अमेरिका को अपनी फौज भेजनी है, तो अमेरिका की जनता के सामने आपको एक कारण बताना पड़ेगा। तो वो कारण यही बता रहे हैं कि स्पेशल फोर्सेस को वहां भेज रहे हैं ताकि वो उस यूरेनियम को, संवर्धित यूरेनियम को अपने कब्जे में ले सके। तो उन्हें पता है कि एक बार जब फोर्स वहां जाएगी तो फोर्स को कैजुअलिटी होगी। देखिए क्या है ना, इस पूरे वॉर को मैं जो समझ पा रहा हूँ, डिफेंस से अलग जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये पुतिन स्टाइल ऑफ वॉर है, जिसमें कि आप पहले किसी शहर में खूब बॉम्बिंग करते हैं और फिर पीछे से ग्राउंड फोर्स भेजते हैं। यही पुतिन ने चेचनिया में किया, यही पुतिन ने यूक्रेन युद्ध में मारियोपोल, बाखमुत और हर उस शहर पर किया जहां उनको कब्जा करना होता है। यही बात इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में किया था। आप याद करिए, उन्होंने पहले काफी बॉम्बिंग की थी और उसके बाद फिर उन्होंने ग्राउंड फोर्स शुरू किया था। तो ग्राउंड फोर्स देर सवेर ये भेजेंगे। ट्रंप ने भी लगभग आज इसके संकेत दे दिए हैं। अब उससे पहले काफी बॉम्बिंग करेंगे ताकि ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट मिल सके। लेकिन जब ग्राउंड फोर्स वहां जाएगी तो यही असली कहानी शुरू होती है। देखिए छोटा सा गाजा, वहां पर तो इतना मुश्किल हो रहा था कब्जा करना। ईरान एक बड़ा मुल्क है और जो भले ही आज बासित फोर्स के पास कुछ नहीं है, लेकिन जब ग्राउंड पर फोर्स रहेगी तो उनके 10 की जगह पर इनके 10,000 लोग जब भी मौका मिलेंगे तो ग्राउंड फोर्स पर अटैक करेंगे, तो वहां कैजुअलिटी बढ़ती है। और आप इतिहास देख लीजिए, अफगानिस्तान में, इराक में 20-20 साल बाद आखिरकार उस ग्राउंड फोर्स को पीछे भागना पड़ा, वहां से हथियार छोड़कर भागना पड़ा। मनीष, जिस स्ट्रैटेजी का और आपने ये जिक्र किया है ना, वही उसी स्तर पर ऑपरेशन लेबनान में भी जारी है कि लगातार वहां पर बमबारी हो रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आपको हम बता रहे हैं कैसे ट्रंप और नेतन्याहू की ये वार्निंग, ईरान में अब
ग्राउंड ऑपरेशन। और इसी वार्निंग के तहत ग्राउंड ऑपरेशन की एक एक इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं। और फिलहाल अब एक तस्वीर दिखाते हैं और ये लेबनान पर इजराइल के विध्वंसक वार की वो तस्वीर है जहां इजरायली एयर स्ट्राइक से लेबनान में कैसे भीषण तबाही मची, वो तस्वीर देखिए। ये दक्षिणी लेबनान के सिर इलाके पर आईडीएफ के हमले की वो तस्वीर है। और अगर इन तस्वीरों को आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा जिस बात का जिक्र इस वक्त मनीष कर रहे थे कि कैसे हेवी बम्बार्डिंग करते हुए, बड़े स्तर पर स्ट्राइक करते हुए पूरे इलाके को खंडर में तब्दील करने की ये तैयारी। हालांकि ये तस्वीरें इस वक्त आप लेबनान की जरूर देख रहे हैं, लेकिन इसी स्तर पर क्या हमलों को तेहरान में जिस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसी के बाद ग्राउंड फोर्स उतारी जाएगी। इजरायली हमले में आपको बता दें कम से कम 20 लोगों की मौत का दावा किया गया और एयर स्ट्राइक के बाद तबाही की ये वीडियो आपने देखी। वहीं अमेरिका इजरायल के हमलों में ईरान को बड़े नुकसान की अब एक तस्वीर देखिए, जहां एयर स्ट्राइक में ईरान के बड़े सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद ये तस्वीरें जारी हुई और हमलों में ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेस को नष्ट करने का भी दावा किया गया। एयर डिफेंस सिस्टम और मिलिट्री स्टोरेज भी इसके टारगेट पर रहे। ये अल जजीरा की रिपोर्ट में सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर ही बड़े दावे किए गए हैं। लेकिन इसी तैयारी के बीच ईरान को ट्रंप की सबसे बड़ी चेतावनी, बिना शर्त सरेंडर कर दे ईरान। ऐसा ना हो कि सरेंडर करने वाला कोई बचे ही नहीं। ईरानी लीडरशिप खत्म हो चुकी है। वहीं ईरान को नेतन्याहू की विनाशक धमकी भी सुनिए, क्योंकि ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। नेतन्याहू ने कहा ईरान सरेंडर करे या बर्बादी का सामना। ईरान की आजादी का वक्त नजदीक है। ईरान और इजरायल को फिर करीब लाएंगे। ईरान को अमेरिका की बहुत बड़ी धमकी कि अमेरिकियों की हत्या की तो माफी नहीं, अमेरिकियों को धमकी दी तो खैर नहीं। रक्षा मंत्री पीछे एकसित की ये बड़ी चेतावनी है। अमेरिका पीछा करेगा और तबाह कर देगा। सरेंडर करे ईरान नहीं तो सर्वनाश। अब जंग का 9वां दिन। ट्रंप नेतन्याहू की ये सबसे बड़ी चेतावनी, बिना शर्त सरेंडर कर दे ईरान। ऐसा ना हो कि सरेंडर करने वाला कोई बचे ही नहीं। जीडी बख्शी सर, इसी बयान के आधार पर आपसे सवाल करूंगी, क्योंकि ईरान की लीडरशिप और सैन्य क्षमता खत्म होने का डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं और ईरान सरेंडर करे या बर्बादी का सामना करने के लिए तैयार रहे। ये नेतन्याहू ने भी कह दिया ईरान पर सबसे बड़ा हमला करेंगे। यही रिपोर्ट्स में तो दावे किए गए हैं सर, लेकिन क्या अमेरिका आज उस सिचुएशन पर पहुंच चुका है कि अब वो अपने कदम ना पीछे खींच सकता है? और दूसरा सबसे बड़ा सवाल सर, कि क्या वाकई ईरान ने इजरायल के लिए भी अलग अलग फ्रंट पर अब मुश्किलें खड़ी कर दी हैं? क्योंकि जिस बात का मनीष जिक्र कर रहे थे, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाया गया हमास में, क्या उसी स्ट्रैटेजी को अब यहां पर अपनाया जा रहा है? और उन्होंने रशिया यूक्रेन वॉर का भी ये जिक्र किया सर, कि किस तरीके से रशिया भी पहले इलाकों को खंडर में तब्दील कर देता है, उसके बाद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। देखिए, ये जो अंडर एस्टिमेशन हुई है ईरान की ताकत की मिलिट्री तौर से बहुत ज़्यादा, ईरान को वेनेजुला समझना ये एक भूल है। आप मेरी बात ना सुने, आप जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, स्कॉट रिटर, कर्नल मैग्रेगोर, प्रोफेसर मियर शाइमर, वो कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ने फंसा दिया है अमेरिका को, बॉक्स इन करा दिया है, ना थूक सकते हैं ना निगल सकते हैं। नुकसान हो रहा है इजराइल में, नुकसान हो रहा है अमेरिकन एयर बेसिस पे, अमेरिकन थार्ड के रडार्स बिलियन डॉलर्स के उड़ा दिए गए हैं। 3 F-15, 1 F-16 मार गिराया जा चुका है। बहुत सारी इनकी लाशें जो है शहीद हो चुके हैं अमेरिकी सैनिक। और डोनाल्ड ट्रंप खुद तो वियतनाम की लड़ाई में डॉज मार गए थे, बीमार हो गए थे उस वक़्त। अब वो धकेल रहे हैं लोगों को लड़ाई में। ये मॉरली इनकरेक्ट है और ये जल्दबाजी में लड़ाई की गई है, बगैर स्ट्रैटेजी के, बगैर कोई सोची समझी रणनीति के। कभी कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। बड़ी बड़ी धमकियां देना तो आसान है, ईरान लड़े जा रहा है, माफ़ कीजिए, ये बाकी लोग अंधे नहीं हैं। ईरान इजराइल पे हमले कर रहा है, वॉर हेडक्वार्टर पे हमले किए हैं, नेतन्याहू साहब के ऑफिस पे हमले किए हैं, क्लस्टर बम गिरा रहा है, काफ़ी अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। देखिए, एट द एंड ऑफ इट ईरान विल लूज, कोई शक नहीं है। लेकिन ईरान की स्ट्रैटेजी बड़ी सिंपल है, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको ले डूबेंगे। इतना नुकसान कराएंगे दुनिया की इकोनॉमी का, अमेरिकन इकोनॉमी का, इजरायली इकोनॉमी का, भारत का, दुनिया का, कि आप लोग बोलोगे कि बंद करो बंद करो। और एट द एंड ऑफ द डे साहब, ना तो हम अमेरिका की 51st स्टेट है और इजराइल हमारा दोस्त है, हमने हमेशा उसने हमारा साथ दिया है, हमने उसका साथ दिया है। टेररिज्म
के खिलाफ खासतर। सर आप लेकिन इकोनॉमिकल लॉस की बात करते हैं, उनको उसमें भी स्ट्रेट ऑफ हमारे हार्मूज के जरिए ही समझ आ राष्ट्र जाता है। हितों सर के सॉरी टू बट इन, क्योंकि आप जागरूक जी सर, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर ही डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को वार्निंग भी सामने आई है, जहां अमेरिकी जहाजों को छुआ तो टॉर्पेडो से जवाब मिलेगा। अब हॉर्मूज में अमेरिकी शिप की सुरक्षा का भी क्या पूरा प्लान तैयार हो चुका है, क्योंकि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई सुरक्षित रखेगा अमेरिका, ये बात डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। ईरान की नाकेबंदी की कोशिश नहीं होगी कामयाब। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज, ये देखिए आपके सामने ग्राफिकली भी ये इंफॉर्मेशन रख रहे हैं, क्योंकि ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं, ये इस वक्त एक और बड़ी खबर, जहां ये साफ है कि किस तरीके से लगातार अब बड़ी खबरें इस फ्रंट से सामने आ रही है, और अमेरिका का पेट्रोल अब 14% महंगा हो चुका है। ये इस वक्त एक बड़ी खबर है। एक हफ्ते में कीमतों में बड़ी उछाल, औसतन $3.41 प्रति गैलन पहुंचा दाम, और कच्चा तेल $90.90 प्रति बैरल पहुंच गया है। मिडिल ईस्ट तनाव से ऑयल मार्केट में हड़कंप है। वहीं ईरान का वार और अमेरिका में महंगाई की मार, और मिडिल ईस्ट तनाव के बीच ही अमेरिका में पेट्रोल की कीमत में आग लग चुकी है। अमेरिका में एक हफ्ते में 14% बढ़कर $3.41 प्रति गैलन पहुंच गई है, और कच्चे तेल का अमेरिकी बेंचमार्क WTI बढ़कर $90.90 प्रति बैरल हो चुका है। दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई पर असर पड़ने से बाजार में हड़कंप है। वहीं कैलिफोर्निया में पेट्रोल सबसे महंगा $5.08 प्रति गैलन हो गया है, जबकि जंग के बीच कैंसस में पेट्रोल $2.90 प्रति गैलन पहुंच चुका है। पेट्रोल की कीमत में करीब 60% हिस्सा कच्चे तेल का होता है, और जंग के बीच डीजल, जेट फ्यूल, दूसरे ईंधन की कीमतें भी बढ़ी हैं। ऑयल की कीमत बढ़ने से ट्रांसपोर्ट और इंडस्ट्री पर भी सबसे बड़ा असर। लेकिन अब ईरान जंग के बीच ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग भी घट चुकी है। एक और बड़ी खबर है, 40% से नीचे आई ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग। सर्वे में दावा किया गया, स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच के बाद बढ़ी थी लोकप्रियता, लेकिन 50% से ज्यादा लोग ट्रंप की नीतियों के खिलाफ हैं, और पोलिंग कंपनी रेस्म्यूजन रिपोर्ट्स में इसको लेकर जो दावा किया गया है, यही इंफॉर्मेशन। और उसके बाद विनोद सर आपसे सवाल, क्योंकि ये ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग जो घटी है, उसमें ईरान से जंग के बीच ही ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में कमी आई है, और अमेरिका में 40% से नीचे आई है ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग। दूसरे सर्वे में ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 45%, 54% से ज्यादा लोग ट्रंप की नीतियों से असहमत हैं, और 24 फरवरी को 46% ट्रंप की रेटिंग थी, जबकि स्टेट ऑफ द यूनियन स्पीच के बाद लोकप्रियता बढ़ी भी थी। लेकिन टैरिफ, इमिग्रेशन और रोजगार जैसे मुद्दों पर झटका लग चुका है, ये साफ है। और यही वजह है कि बख्शी सर लगातार इस बात का जिक्र भी विनोद जी कर रहे थे कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आंक नहीं पाए ईरान की क्षमता को, और उनके खुद के फैसले ऐसे कि अब वो बिल्कुल वल्नरेबल हो चुके हैं सर। और अमेरिका के ये अंदरूनी मामले, जहां हम शुरुआत में भी आपसे ये चर्चा करते थे सर कि ईरान पर एक्शन लेने को लेकर क्या अमेरिका के अंदर अप्रूवल मिल पाएगा, क्या ये फैसला मुश्किल नहीं होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए? अब वो होता हुआ भी नजर आ रहा है सर। विनोद सर, सवाल आपसे है। अच्छा, थैंक यू सुरभि जी। देखिए, मैंने तो फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, जो मेरे रिश्ते में, मेरे वाइफ के रिश्ते में जो हैं ट्रेडिशनली जो रिपब्लिकन्स रहे हैं ट्रेडिशनली, और वो गोरे अंग्रेज हैं जो इनके रिश्ते में अभी जो हैं, वो मूव आउट कर चुके हैं। दे हैव मूव्ड आउट ऑफ ट्रंप, और ट्रंप ने जितना जीओपी को नुकसान पहुंचाया है उतना शायद ही कोई और पॉलिटिशियन ने किया हो। आप देखिए, एक ब्लडी मेरी जिसको कहते थे, ऑफ विथ योर हेड, उनका एक ही काम था कि जो भी उनको अच्छा नहीं लगा, सुबह सुबह अगर वो ब्रेकफास्ट करके नहीं आती हैं तो उनके सामने कोई नहीं आता था। क्यों? क्योंकि वो वैसे ही कह देती थी ऑफ विथ योर हेड, तो उनका सर कलम कर दिया जाता था। तो उस तरह से ये जो तुगलकी फरमान, ये कभी कुछ देते हैं, अगले दिन कुछ और देते हैं, अपना ही फरमान खारिज कर देते हैं, या उनको याद नहीं रहता है। इस तरह से कोई स्टेट नहीं चलता है, जबकि लगभग यूनिपोलर वर्ल्ड जैसा हो चुका है हालत। और आप देखिए, एक आदमी के इशारे पे क्या कोई स्टेट और स्टेट पॉलिसी चल सकता है? ये मेरा सबसे, और आप डेमोक्रेसी कहते हैं अपने आप को, और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, और सर लेकिन एक छोटा सवाल उसको लेकर भी, जिस ऑल्टरनेट रूट की हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के ब्लॉक होने के बाद, क्या वो भी मुमकिन है? वो मुमकिन, देखिए, इसमें मैं सिंपल जवाब देता हूं। जो VLCC कहते हैं, मंथना लूथरा कर्व्स एंड कर्ल्स नहीं, वेरी लार्ज क्रूड कैरियर, जो वेरी लार्ज क्रूड कैरियर है, 2.2 बिलियन गैलन कच्चा तेल लेके आता है।
2.2 बिलियन आप पाइपलाइन से, फुजेरा पाइपलाइन हो, ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन हो, वहां से भेजेंगे, आपको 1 महीना लगेगा। राइट। तो वीएलसीसी का कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप जरूर स्टेबलाइज कर सकते हैं, लेकिन वीएलसीसी का आप ऑल्टरनेटिव नहीं ढूंढ सकते। कतर दुनिया का सबसे बड़ा कच्चा तेल प्रोड्यूसर नहीं है, दर्शकों को बता दूं। कतर दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रोड्यूसर है। जो सीएनजी वीएनजी आप भरते हैं, वो आता है कतर से, वो पाइपलाइन से नहीं आता है। वो आता है जिसको हम कहते हैं गैस कैरियर। आपने बड़ी बड़ी शिप्स देखे होंगे जिसमें गोल गोल कंटेनर्स होते हैं। तो हॉर्मुज का महत्वपूर्णता पे मैं आर्टिकल लिख चुका हूँ। हॉर्मुज के महत्वपूर्णता पे, और हॉर्मुज का ईरान का जो सबसे बड़ा कंट्रोल है हॉर्मुज के ऊपर, वो होने नहीं वाला है, वो खत्म नहीं होने वाला है। ये वॉर को आपको रोकना होगा अगले सप्ताह भर में, नहीं तो भुखमरी फैल जाएगी। आपसे बात करते हुए आई कैन रिकॉल व्हेन आई यूज्ड टू डिस्कस विद यू कि यमन किस तरीके से शिप्स को टारगेट करते हुए, जब हमास के फ्रंट पर लगातार ऑपरेशंस हो रहे थे, तब यमन ने भी ये स्ट्रैटेजी अपनाई थी कि किस तरीके से शिप्स को उसने ब्लॉक करके रखा था। और महीनों जिस तरीके से उस पूरे एरियाज में हमले हो रहे थे, उसके बाद इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा असर हमने देखा था, क्योंकि लंबे रूट्स को फॉलो करना पड़ता था ऐसे में शिप्स को। इसी को लेकर आगे सवाल करूं उससे पहले, ईरान का नया हमला शुरू और ट्रंप को धमकी, ये बड़ी खबर आपको बता दें। और 24 घंटे में ईरान को मिलेगा सुप्रीम लीडर। अब फिलहाल देखिए, तेहरान से तेल अवीव जिस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, न्यूक्लियर अलर्ट ये खबर है। और इस पूरे मैप को आगे एक एक इंफॉर्मेशन के तहत आपको बताऊंगी कि आखिर किस तरीके से यूएस बेस हो, या यूएस इजराइल की एयर स्ट्राइक्स हो, या ईरान की स्ट्राइक, हर जगहों पर हमले को किस स्तर पर अंजाम दिया गया है, चाहे वो ईरानियन एयर बेस हो या न्यूक्लियर साइट्स, उन्हें लगातार टारगेट किया जा रहा है। फिलहाल आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस बीच हम आपको बता रहे हैं, जहां साफ है कि अब न्यूक्लियर अलर्ट को लेकर भी खबर है। और सबसे बड़ी बात कि अब ईरान के नए हमले शुरू हो चुके हैं। ट्रंप को यह धमकी है, किस तरीके से नए हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, इंफॉर्मेशन। वहीं 24 घंटे में ईरान को मिलेगा नया सुप्रीम लीडर, और इजराइल की धमकी, मार डालेंगे। वहीं अब बहरीन से बगदाद तक ईरान के हमले, और इंग्लैंड पर भी भड़के ट्रंप। फिलहाल खबर और तस्वीर ईरानी हमलों को लेकर हाई अलर्ट पर इजराइल है, जहां ईरान के दर्जनों मिसाइल और ड्रोन्स को नष्ट किया गया है। आयरन डोम के एक्शन का भी वीडियो सामने आया है, और आईडीएफ ने एयर डिफेंस की ताकत दिखाई है। अब ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत ईरान का नया हमला। आईआरजीसी ने 26वीं वेव में दागे विध्वंसक मिसाइल और ड्रोन, अहमद, काद्र और खैबर मिसाइल के इस्तेमाल का दावा किया गया। आईडीएफ के कई ठिकानों पर सटीक हमले का दावा, अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बनाने का दावा किया गया। तो ईरान का हमला, विध्वंस का नया ट्रेलर। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 26वीं वेव में ईरान के विध्वंसक प्रहार को लेकर इस वक्त बड़ी खबर है, जहां हाइपरसोनिक मिसाइल हो या ड्रोन से आईडीएफ के कई स्ट्रैटेजिक ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। एक और बड़ी बात, एमाद, काद्र, खैबर और खुर्रमशहर मिसाइल से आईडीएफ और यूएस के बेस पर टारगेट किया गया है। तबाही मचाई गई है। ईरान का कई मिसाइलों को मल्टीपल वॉरहेड के साथ सटीक निशाने का दावा भी है, और पहले दुश्मन के रडार सिस्टम नष्ट कर बड़े हमले को अंजाम दिया गया, जबकि ईरान ने अमेरिकी नेवी सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन बेस को भी टारगेट किया है। आईआरजीसी ने यूएई के अल ज़फरा एयरबेस पर ड्रोन हमले की जिम्मेदारी भी ली है। लेकिन अब ट्रंप को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगा ईरान। ये बड़ी खबर है, ट्रंप को ईरान पर हमले की कीमत चुकानी होगी। और ईरान के डिफेंस चीफ लारिजानी की ट्रंप को यह सबसे बड़ी वार्निंग है, ईरान पर हमलों का विनाशक बदला तेहरान लेगा। ईरान जवाब दिए बिना नहीं रुकेगा। वहीं जंग के बीच खमेनी की उत्तराधिकारी पर भी फैसला जल्द। 24 घंटे में ईरान के नए सुप्रीम लीडर का ऐलान संभव है, और ईरानी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक की यह तैयारी, जहां एक नेता के चयन पर फाइनल मोहर की तैयारी, और ईरान में नए नेतृत्व की प्रक्रिया भी शुरू होगी। तो 24 घंटे ईरान को मिलेगा नया सुप्रीम लीडर। खबर है 24 घंटे में नए सुप्रीम लीडर के चयन के लिए असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की बैठक को लेकर 88 इस्लामी विद्वानों की यह संस्था नए नेता के नाम पर विचार करेगी। किसी उम्मीदवार को सुप्रीम लीडर बनने के लिए 2/3 वोट की जरूरत होती है, और खमेनी की हत्या के बाद अंतरिम नेतृत्व परिषद जिम्मेदारी संभाल रही है, जबकि अंतरिम नेतृत्व में पेजिश्कियान, न्यायपालिका प्रमुख और वरिष्ठ धर्मगुरु शामिल हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर ही राजनीति, सेना और रणनीतिक फैसलों की सर्वोच्च शक्ति रखता है। अब इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर की रेस में कौन कौन है, जल्द एक इंफॉर्मेशन वॉल पर डिटेल आपको देते हैं, और मनीष से भी आगे सवाल करें मिडिल ईस्ट के इस हालात को लेकर। तो लगातार मनीष ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, लेकिन अब
ईरान के नए सुप्रीम लीडर की रेस को लेकर भी खबर है। और मुस्तफा खमेनी के दूसरे बेटे हैं, पिता के बेहद करीबी भी ये थे। जबकि दूसरा नाम आता है हसन खुमैनी का, इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक है, रूहुल्लाह खुमैनी के पोते हैं। खमेनी ने खुद संभावित उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें नामित किया था। और इसमें तीसरा नाम आता है अली रजा अर्राफी का, जो कि अंतरिम नेतृत्व परिषद में शामिल हैं और साथ ही गार्डियन काउंसिल और असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य भी हैं। इस बीच चौथा नाम इस फहरिस्त में है गुलाम हुसैन मोहसिनी एज़ई का, न्यायपालिका के प्रमुख और अंतरिम परिषद के सदस्य। और खमेनी ने संभावित उत्तराधिकारी के रूप में इन्हें नामित किया था। वहीं अली लारिजानी और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी और पूर्व स्पीकर ये हैं। और इस बीच आपको बता दें, ईरान के नए सुप्रीम लीडर को इजरायल की वार्निंग तक सामने आ चुकी है। इजरायल के टारगेट पर होगा खमेनी का उत्तराधिकारी। नए सुप्रीम लीडर की नियुक्ति रोकने की धमकी, साथ ही इजरायली सेना की सुप्रीम लीडर पर खुली चेतावनी। सुप्रीम लीडर चुनने वाले भी इजरायल के निशाने पर होंगे। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल मनीष यही है कि क्या ईरान के सुप्रीम लीडर का पद अब सबसे खतरनाक पद बन चुका है? क्या सिनवार की तरह खमेनी के उत्तराधिकारी को भी इजरायल मार डालेगा? मनीष, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ईरान के सामने ये खतरा आया है। पिछले 47 साल से ईरान ने इसकी तैयारी कर रखी थी। उन्हें पता था कि अगर उनके टॉप लीडर को खत्म किया जाएगा कभी, तो इमरजेंसी में उन्हें क्या करना है। और जैसे अमेरिका के संविधान में है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति के बाद संसद का स्पीकर, उसके बाद विदेश मंत्री और उसके बाद फिर सीनियर में जैसे जैसे मंत्रियों का क्रम है, उसको अमेरिकी बड़े गर्व से कहते हैं कि हमारा डेजिग्नेटेड सर्वाइवर होता है, कि जो बचा रहेगा वो कैसे लीडर बनेगा। उसी तरीके से डेजिग्नेटेड सर्वाइवर की एक लिस्ट बना रखी है ईरानियन सिस्टम ने भी, जिसमें कि पावर किसके हाथ में आएगा और जो सुप्रीम लीडर होगा IRGC उनको रिपोर्ट करेगी। अभी दुख की बात यह है कि अब सारी कमान IRGC ने ले ली है। मतलब जिसको आपने सबसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा के साथ तैयार किया हुआ फोर्स बनाया था, वो अब ईरान को कंट्रोल कर रहा है। तो मुझे लगता है कि मतलब जो कोशिश थी कि ईरान में सत्ता पलट की, उसकी जगह पर यह महंगा उस संदर्भ में हो गया कि अब IRGC अपनी मनमानी करेगी तो ईरानी जनता को भी दिक्कत होगी, जिसके नाम पर अमेरिका ये सब कुछ कर रहा था। जो दूसरी बात है कि जो भी लीडर बने, उनको पता है कि मैं मारा जाऊंगा, लेकिन फिर वही बात है कि एक तो ईरानी परंपरा में शहादत को वो अच्छा मानते हैं, और दूसरी बात है कि एक मरेगा दूसरा आएगा, दूसरा मरेगा तीसरा आएगा। ये तो एक रक्तबीज की श्रृंखला है। कमोबेश बात इतनी सी है कि अब ये जंग कुछ घंटे या कुछ दिन या कुछ हफ्ते की नहीं, कई महीने की है। और अगर भगवान ना चाहा कई साल हो गए तो पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और जिस तरीके की वार्निंग दी जा रही है नए सुप्रीम लीडर को लेकर भी, उससे साफ है कि जंग और ज्यादा विध्वंसक होगी। मनीष, सेफ रहें आप, और लगातार इस बारे में आपसे ग्राउंड रियलिटी के साथ हम इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे। लेकिन एक तस्वीर और ये बहरान से ईरान पर हमले का नया वीडियो सामने आया, जहां बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक हुआ और मनामा से हाइमार्स मिसाइल दागी गई। यही रिपोर्ट में दावा किया गया। अमेरिकी बेस से हाइमार्स लॉन्च की ये तस्वीर, बहरीन से हमले पर ग्लोबल सर्विलेंस की ये रिपोर्ट। अब बहरीन में ईरान का विध्वंसक हमला, जहां रिहायशी इलाके पर इमारत पर ड्रोन अटैक हुआ। इमारत में अमेरिकी अधिकारियों के होने की भी खबर। बहरीन में 48 घंटे में यह तीसरा बड़ा हमला है। वहीं ईरान के हमलों से कैसे बहरीन दहल गया। बहरीन के पोर्ट पर भीषण हमले हुए, मिलिट्री फैसिलिटी पर ड्रोन अटैक हुए, कमर्शियल बिल्डिंग को हमले में नुकसान पहुंचा। फ्यूल टैंकर्स भी ईरान का टारगेट है। 3 तस्वीरें एक साथ देखिए, जिससे साफ है कि किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और बहरीन वर्सेस ईरान, नया घमासान इसलिए क्योंकि बहरीन से ईरान पर हमला, बहरीन पर ईरान का अटैक और सलमान पोर्ट पर ड्रोन अटैक। और बता दें, मिडिल ईस्ट में ईरान के विध्वंसक हमले को लेकर एक और खबर है कि कुवैत में ईरान का स्वॉर्म ड्रोन अटैक हुआ। वहीं सिक्योरिटी बिल्डिंग को निशाना बनाया गया और हमले से इमारत के बड़े हिस्से में लगी आग की ये तस्वीर देखिए। अब इराक की राजधानी में ड्रोन हमला, बगदाद में अमेरिकी दूतावास पर यह हमला है। 4 रॉकेट भी यूएस दूतावास पर दागे गए। ग्रीन जोन में लगातार कैसे धमाके हो रहे हैं। और बगदाद में अमेरिकी बेस पर बड़ा हमला, जहां यूएस सैन्य बेस पर रॉकेट से यह वार हुआ। ईरानी मिलिशिया ने अमेरिकी बेस को टारगेट बनाया। जंग का 9वां दिन, कैसे दहल रहा है मिडिल ईस्ट। 3 तस्वीरें एक साथ, बहरीन, कुवैत और बगदाद की, जहां देखिए किस तरीके से हमलों को अंजाम दिया गया और हमले के बाद इलाकों में धमाकों की गूंज और लगी आग।